हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपका जो लॉकडाउन वाला टाइम है बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आप पढ़ाई अपनी अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे, डेवलपमेंट्स आपके अच्छे से हो पा रहे होंगे और इस चीज़ में आपके डेवलपमेंट में हम अपना बेस्ट शेयर देने का ट्राई करते हैं। सो इसी एक ट्राई को देने के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ को आज हम शुरू करते हैं फिर से, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। 613 से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको इस क्लास में पढ़ाई हुई सारी चीज़ों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है योर क्लासेस का और वहाँ से फ्री पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेनी है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सो आप फालतू में चीज़ें नोट डाउन ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो चीज़ों को नोट डाउन करने में। आप सिर्फ समझते चलें और जो ऑप्शंस मैं बताता हूँ थोड़े से अलग से टाइप के होते हैं जिनमें डिफरेंस मैं बताता रहता हूँ, वो चीज़ें नोट किया करें ताकि आपको आगे कभी और समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑफ़र है इस क्वारंटाइन के लिए स्पेशली। आप हमारी एक डिजी बुक्स को परचेज़ करने पे एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं वहाँ से। ये ऑफ़र सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म होने तक है, तो जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र को अवेल करें और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा लें इस ऑफ़र को यूज़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 613 आता है। ये कह रहा है योर ड्रेस इज़ द सेम लाइक माइन। बढ़िया सवाल है एकदम। अगर हम ओरली देखें तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर हम ऐसा बोलने चालने की भाषा में देखें तो ये सेंटेंस सही होता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है। सेम का मतलब होता है किसी की तरह लगने वाला, लाइक का मतलब होता है किसी की तरह लगने वाला। तो दोनों सेंटेंसेस सेम बात को कर रहे हैं, लाइक भी सेम भी एक बात को कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, सेम के साथ में कभी भी लाइक नहीं यूज़ होगा, सेम के साथ में हमेशा एज होगा, क्योंकि हमें बताना होता है किसकी तरह लग रहा है, बिल्कुल, है ना। सेम का मतलब भी एकदम हो गया, लाइक का मतलब भी एकदम हो गया यहाँ पे। तो दोनों वर्ड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेम बात को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे होगा सेम लाइक की जगह सेम एज यूज़ होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एज सेम एज नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलर लाइक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योर ड्रेस इज़ द सेम एज माइन। मेरी ड्रेस की तरह ही तुम्हारी ड्रेस भी है। ठीक है, चलिए इसमें आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 614। आंसर सारे लर्नर्स करते जाइए, मैं आपको मॉनिटर कर रहा हूँ आपके सबके आंसर्स, और जो भी मैं योर क्लासेस की आईडी से रिवर्ट करता हूँ वो सारे मैं आपको करता हूँ। तो अपने आंसर्स को या फिर जो भी बातें हम किया करें उसको मॉनिटर किया करिए। क्वेश्चन 614 देखिए, कह रहा है द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ। ठीक है, बढ़िया सवाल है, जल्दी से देखिए और आंसर करने का ट्राई करिए। 614 में क्या हो सकता है। द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज्ड। स्पीकर साहब जो थे वो शायद कंफ्यूज हो गए और उन्होंने क्या किया, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर दिया। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो ठीक है, अपोजिट करना। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना। हिमसेल्फ, अरे खुद ही कंफ्यूज हुए तो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, यानी कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। अपोज हिमसेल्फ नहीं, आर्ग्यू अगेंस्ट नहीं, रिजेक्ट नहीं। क्यों, देख लो। ये अपोज का मतलब है अगर किसी ने कोई बात उठाई है और उस चीज़ को वो काट के बोल रहे हूँ, तो किसी और ने कोई बात ही नहीं उठाई थी, जो वो बोलने लगे थे उसी का अपोजिट भी वो साथ खुद में ही बोलने लगे थे, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग ज़्यादा सही है। आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही थी यहाँ पे कोई, क्योंकि वो खुद से ही बोल रहे थे यार, तो खुद से आर्ग्यूमेंट थोड़ी होती है। रिजेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, एंड स्टार्टेड टू रिजेक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज रिजेक्ट के बाद में हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होगा जो यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा अगर हम रिजेक्ट लगाते हैं तो। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हैज़ द करेक्ट आंसर। फाइन, जिन लर्नर्स ने 4 आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। 615 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज़ एवर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज़ एवर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। एवर इंक्रीजिंग का मतलब कुछ यहाँ पे खास समझ नहीं आ रहा। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज़ एवर इंक्रीजिंग एवरी ईयर का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। एवर का सेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एवर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर ये कहना ही समझ में आ रहा है कि हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एवर लगाने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। इंक्रीजिंग ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। शूटिंग तो कोई मतलब नहीं है,
एवर इंक्रीजिंग ही यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है ये। एवर इंक्रीजिंग से यहाँ पे सेंस नहीं बन पा रहा है, बिकॉज एवरी ईयर जब ये लग गया है तो ये लिमिटेशंस ऑलरेडी बता रहा है कि हर साल वो बढ़ता जा रहा है। तो एवर इंक्रीजिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सिंपली हर साल बढ़ता जा रहा है, यही बात एकदम सही हो जाएगी। फाइन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 616 आंसर देते चलिए आप लोग भी सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 616, लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम नॉस्टैल्जिक। अच्छा यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, जिसको देख के हम नॉस्टैल्जिक होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड ने, किसी ने रोज़ दिया हो तुमको, या फिर किसी ने लव लेटर दिया हो तुमको और वो तुम संभाल के रखे हो अपने अलमारी में, है ना, बहुत टाइम बाद तुमने उसको निकाला, खोला कि चलो अलमारी आज सही करते हैं अपनी, देखा उसमें तुम्हारी पुरानी प्रेमिका का एक पत्र पड़ा था, तुम देख के क्या हो गए, नॉस्टैल्जिक, यानी कि पुराने गुड ओल्ड डेज में तुम खो गए। नॉस्टैल्जिक का मतलब समझ में आ रहा है अभी क्या होना चाहिए? जब पुराने ओल्ड डेज की बातें हमें याद आने लगें और उससे हमें थोड़ी खुशी मिलने लगे, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से याद रखना, गर्लफ्रेंड का लेटर देख के क्या हुआ, खुश हो गए, है ना, कि पुराने टाइम बहुत अच्छा था हमारा, हमें रोज़ मिला था, हमें लेटर मिला था, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात यही हो रही, लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक हो गया वो, किसी भी पुरानी बात को याद करना, उसमें दुख आ जाना, उसी में खुश भी हो लेना, ऐसी चीज़ों को नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। ठीक है, रोमांटिक नहीं हो जाओगे यार, क्योंकि पत्र को देख के पुराने दिन याद आ जाते हैं, रोमांटिक वहाँ नहीं यूज़ होता है, रोमांटिक प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। हिस्टोरिकल नहीं होता है कोई भी चीज़, लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब ऐसा होता है जो कभी भी भूले, जो कभी भी जो दुनिया में पूरे फेमस हो। हिस्टोरिकल का मतलब बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध, तो उसकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पुराना घर की पिक्चर देख के सिर्फ आदमी को ये लगता है कि क्या दिन थे वो भी, और मैंने कैसे दिन काटे थे, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। फिलॉसफिक हो जाता है जो ज्ञान से प्यार करने वाली बात होती है। तो पुराने घर की पिक्चर देख के यार ज्ञान से प्यार थोड़ी हो जाएगा। फिलॉसफिक मतलब होता है ज्ञान रूपी बातें करना, या फिर ज्ञान से प्यार करने वाली चीज़ों को दिखाना, फिलॉसफिक। तो यहाँ पे फिलॉसफिक का भी मतलब नहीं निकल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, नॉस्टैल्जिक जो बात है वो ठीक है। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को देख के हमेशा हमें नॉस्टैल्जिया होता है, ये बात आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 617, आई मेट हिम इन द वे। ठीक है, इन द वे यार मतलब होता है कि रास्ता है जो, ये रहा रास्ता, ठीक है, ये भाई साहब चल रहे हैं कोई, और आप भी यहाँ से आ रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, आप गड्ढा खोदे, पहले भाई साहब को गड्ढे के अंदर डाल दिया, उसके बाद यहाँ जाके गड्ढे में भाई साहब से मिलने लगे। क्या ऐसा होता है? नहीं यार, रोड के अंदर थोड़ी मिलते हो, मतलब तुमको किसी से मिलना है तो पहले रोड में गड्ढा करोगे, उसको उसके अंदर डाल दोगे, फिर जाके उससे मिलोगे। इलॉजिकल हो गया ना। इन द वे तो यही हो गया, क्या इट शुड बी ऑन द वे, रास्ते में मिल गए। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन द वे नहीं लगाते हैं, इन द वे का मतलब हो गया रास्ता के अंदर जा रहे थे, वहाँ पे पहले छेद कर दिया रास्ते के अंदर, उसके अंदर खुद घुस गए, उनको भी घुसा दिया, उसके बाद वहाँ मिले उनसे, तो इन द वे गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद में अगर हम इन द वे यूज़ करते हैं तो ये एक और बहुत अजीब सा मतलब देता है। जब भी हमको किसी के रास्ते की बाधा बननी होती है तब हम उसको इन द वे यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इन द वे तब हम यूज़ करते हैं जब हमें रास्ते की बाधा बननी होती है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे रास्ते में मत आओ, तो उस टाइप से जब भी बात होगी तब इन द वे हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो इडियोमैटिक जब वे होगा तो इन द वे का मतलब हो जाएगा रास्ते की बाधा, अदरवाइज इन द वे का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ के अंदर घुस के मिलना, रास्ते के अंदर घुस के मिलना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर, ऑन द वे इज़ द करेक्ट थिंग। ठीक है, एट द वे नहीं होता है, रास्ते पर नहीं होता, रास्ते के ऊपर नहीं होता है, रास्ते में मिलते हैं, हमेशा हिंदी में यही रहता है। तो ऑन द वे इसका सही वर्ड होता है, हमेशा ये यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग द वे नहीं, रास्ता कोई टाइम नहीं है, ड्यूरिंग टाइम के साथ लगता है। 618 देखिए, आई शैल अप्रिशिएट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। अच्छा बढ़िया है, आई शैल अप्रिशिएट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका क्या हो सकता है। कह रहा है आई शैल अप्रिशिएट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। यहाँ पे बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, तो ये होना चाहिए कुछ ऐसा, आई शैल अप्रिशिएट इट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, या फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को, या फिर किसी भी चीज़ को, अगर आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें तो।
है ना। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़, ये तो बिल्कुल सेम ही बात करने लगा, तो यहाँ पे मतलब नहीं दे पा रहा है ये, जैसा कहना चाह रहा है उसका। आई शैल अप्रिशिएट इट इफ़, ये ठीक है। आई वुड हैव अप्रिशिएट इफ़, आई वुड हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। तो दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये कह रहा है आई शैल अप्रिशिएट इट, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा अगर आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 619, राजेश इज़ नॉट वेरी वेल दीज डेज। ठीक है, राजेश इज़ नॉट वेरी वेल दीज डेज। वेरी वेल का मतलब होता है यार जब भी किसी की तबीयत नहीं सही होती है ना, तो उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसकी तबीयत नहीं सही है, इसलिए शायद राजेश आजकल सही नहीं है। मतलब बेसिकली हमारा मतलब यही कहने का कि राजेश की तबीयत आजकल सही नहीं है। तो वेरी वेल का मतलब है बहुत अच्छा होना, नहीं बहुत अच्छा नहीं है इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं बीमार है या फिर वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है। इसको कहने के लिए नॉट वेरी वेल नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ स्लिम, स्लिम जानते हो ना, पतला, इसका ऑपोजिट होता है फैट। तो अगर मुझे कहना है स्लिम तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा ही इज़ नॉट फैट, मैं क्या बोलूँगा ही इज़ स्लिम। अरे मैं नॉट फैट क्यों लगाऊंगा, सीधा मेरे पास जब शब्द है तो मैं उसको लगाऊंगा ना, नॉट फैट का मतलब कुछ नहीं। तो वैसे ही ही इज़ नॉट वेरी वेल अजीब हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही इज़ अनवेल दीज डेज। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट नॉट भी है, तो राजेश इज़ अनवेल दीज डेज ये लगाएंगे तो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर इसका। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज। ठीक है, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज, इसमें क्या होना चाहिए, देखो जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ उसको नहीं पता है या फिर वो उस चीज़ से नोन नहीं है या उसको ये बात मालूम नहीं है, तो हम नॉलेज वाला शब्द नहीं यूज़ करते हैं, हम नो वाला जो सीरीज़ होता है उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज वॉज लर्नड बाय हर, यार याद थोड़ी करता है कोई किसी चीज़ के बारे में। हैज़ बीन नोन बाय हर इज़ नोन टू हर, यहाँ पे क्या होगा, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ बीन नोन बाय हर, नहीं नोन बाय हर नहीं होता है, नोन टू हर ज़्यादा सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जो सेंटेंस बनेगा दैट विल बी नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज़ नोन टू हर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 621, विल यू लेट मी बोरो सम मनी। यार लेट का मतलब भी वही होता है जो बोरो का मतलब होता है, तो लेट मी बोरो कैसे हो जाएगा, थोड़ा अजीब हो गया ना, लेट मी बोरो थोड़ा सा अजीब हो गया। इसका क्या होना चाहिए, इसमें लेट मी बोरो सम मनी इन दिस आवर ऑफ नीड गड़बड़ हो गया। ये लेट मी बोरो की जगह क्या लगाएंगे, लेट मी लेंड मी सम मनी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी बोरो गलत हो गया यहाँ पे पहली बात, तो लेंड मी सम रुपीज़। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे बात जो हो रही है एक्चुअली में लेंड मी सम रुपीज़ जब हम बोलेंगे ना, रुपीज़ यार काउंटेबल होते हैं, तो इनके साथ में सम रुपीज़ अगर हमने लगा दिया तो ये गड़बड़ हो गया, है ना। मनी अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ में हम सम लगा सकते हैं, लेकिन जो रुपीज़ होता है उसके साथ में सम नहीं लगाते हैं, तो सम यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड देखो कह रहा है लेट मी बोरो अ फ्यू रुपीज़, अ फ्यू नहीं यार, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है लेट मी बोरो, लेट भी फिर हो गया, बोरो भी हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ी यही वाली हो गई, है ना। अ फ्यू तो चलो मान ले थोड़ा बहुत पैसा लेने की बात जब भी हो रही होगी, तो लेट और बोरो एक साथ आ गया, यहाँ पे यही गड़बड़ हो गई। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड लिखा रहा है लेंड मी सम मनी, डेफिनेटली मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, इसके लिए क्या कहते हैं, विल यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, यानी कि मुझे कुछ पैसे आप दे सकते हैं उधार की तरह। ठीक है, सम यहाँ पे सही है बिकॉज मनी अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ में हम सम लगाते हैं। ठीक है, रुपीज़ काउंटेबल होता है, मनी अनकाउंटेबल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 622, द ऑटम सीजन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन मंडे। यार अगर ऑटम सीजन है पार्लियामेंट का तो वो सीज़न तो नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। अगर पार्लियामेंट का है तो सीज़न नहीं होगा, ये सेशन होगा, द ऑटम सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। तो CESSION नहीं होता है ये वाला सेशन,
मिशन तो होता ही नहीं है, मिशन हमेशा लड़ाई या फिर किसी टारगेट बेस पे होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही तो सेशन होगा, पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर बिना किसी डाउट का। ठीक है, सीज़न जनरली होता है यार, वेदर सीजन्स होते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ये बात याद रखना। अगला देखो क्वेश्चन 623, द बॉय सेड दैट ही हैज़ रेड द बुक। अभी यहाँ पे बॉय सेड दैट, देखो बात ध्यान से समझना, सेड यानी कि पास्ट, सेड यानी कि पास्ट, ठीक है। अभी बॉय ने कहा था क्या कि उसने किताब पढ़ ली थी, तो सेड के पहले भी आ रहा है ना किताब पढ़ लेना, यानी कि पास्ट से भी पहले हो रहा है कोई चीज़, और जब कोई चीज़ पास्ट से ही पहले होता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। मालूम है आपको, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 ये लगाते हैं। तो हैड प्लस V3 कहाँ पे है, ही हैज़ ऑलरेडी रेड, ये गलत है। ही हैड रेड, ये ठीक है। थर्ड देखिए, नो ही हैज़ फिनिश टू रीड, ये भी गलत है क्योंकि हमें हैड रेड चाहिए था, हैड प्लस V3 चाहिए था, तो हैड प्लस V3 ये हो गया सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो 623 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर्स देते चलो, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ लगातार आपके आंसर्स। क्वेश्चन 624, लूज टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। ठीक है, बढ़िया बात है, लूज टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट। देखो जो जनरल एक मैं तुम्हें मतलब जनरली हम लोग अपने घरों में कैसे रखते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज़ ये सबके अलग अलग घर में वेरी कर सकता है। बट ये बात याद रखना, जो टी लीव्स होती हैं इनको हमेशा किस में रखते हैं बेटा, टिन के बॉक्सेस में रखते हैं, ये याद रख लेना। ये याद कैसे रख पाओगे, जो टी लीव्स होती हैं इनको टिन के बॉक्स में रखते हैं, यानी कि टी को किस में रखना है, टिन में रखना है। जैसे अचार जो होता है ना, पिकल्स, उसको हमेशा हम अचारदानी में रखते हैं तो वो सही रहता है। रखने को आप प्लास्टिक के डब्बे में भी रख सकते हो, दुकानों पे बिकता है, बट अचारदानी में जब आप रखते हो तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। वैसे ही टी के लिए कंफर्म होता है कि आपको टिन बॉक्स में रखना है, उसको याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, टिन या फिर किसी एल्युमिनियम के साथ में जब हम उसको रखते हैं एल्युमिनियम वाले बॉक्स में तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्लियर, चलो तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो टी लूज टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। अभी यहाँ पे जो अंडरलाइन पोर्शन है वो है पूरा टी बॉक्स, ये पूरा टी बॉक्स अंडरलाइंड है। तो अगर हम यहाँ पे टी बॉक्स हटाते हैं, क्योंकि टी बॉक्स से पता नहीं चल पा रहा है, ये कागज़ का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, ये लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये पता नहीं चल पा रहा है, तो केप्ट इन अ टिन नहीं लगाएंगे, है ना। टिन कभी भी कैनिस्टर को नहीं बताता है, टिन कभी भी टिन बॉक्स को नहीं बताता है। टिन को जब भी टिन बॉक्स बताना होगा ये हमेशा टिन्स बोलेगा, TINS, ठीक है, या फिर टिन बॉक्स हो या फिर टिन्स लिखा हो। तो टिन यहाँ पे गलत मतलब दे रहा है। टिन यहाँ थी कि जो ये एक वो होता है, मेटल होता है, टिन का मतलब वो होने लगा यहाँ पे। कैडी का मतलब क्या होता है, कैडी का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जो जिसका वो हो, जिसका ढक्कन और बॉडी पूरा एल्युमिनियम या फिर किसी भी मेटल का बना हो, उसको हम कैडी बोलते हैं। तो टी को जो खुली चाय होती है उसको किस में रखते हैं बेटा, टी बॉक्स में नहीं, टिन में नहीं, कोजी में नहीं, कोजी का मतलब नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे थर्ड लिख गया है गलती से, यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन ऊपर लिख गया है और सेकंड वाला नीचे लिख गया है। आप याद रखेंगे यहाँ पे कैडी होगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, कैडी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 625, शेक्सपियर इज ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। बढ़िया बात है, ये तो हमको मालूम ही है कि जो शेक्सपियर जी थे वो किसी और पोएट से ज़्यादा महान थे। ठीक है, तो हमने बाकी सारे पोएट्स को किससे कंपेयर किया है, शेक्सपियर जी से। तो एक तरफ शेक्सपियर, एक तरफ बाकी दुनिया के सारे पोएट्स, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ग्रेटर लगेगा, ठीक है। देन एनी अदर पोएट ऐसे ही लगाते हैं हमेशा कंपैरिजन के लिए, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 626 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 626 ये कह रहा है, आई सॉ द वुमेन whom you said lived next door। यार ये कह रहा है, आई सॉ द वुमेन whom you said lived next door। मैंने उस वुमेन को देखा, उस औरत को देखा, किसको देखा, देखो यहाँ पे whom लगा है, जब ऑब्जेक्टिव होता है तो whom लगाते हैं, ठीक है। You said lived next door, आपने बोला था कि जो अगले दरवाजे पे, अगले घर पे रहती है उसको मैंने देखा,
ठीक है, whom सही है यहाँ पे, you said lived next door, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 627। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, 1000 रुपीज़ आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स। ठीक है, बताओ इसमें क्या होना चाहिए, 1000 रुपीज़ आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स, 1000 रुपये। अब देखो यार यहाँ पे आ लगा है, यानी कि 1000 रुपये, 1000 रुपये ही वो चीज़ है जो उसको चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोला उसको 1000 रुपये चाहिए, है ना, 1000 रुपीज़ यानी कि एक अमाउंट बताया है, एक अमाउंट कितना, 1000 रुपीज़, ये एक अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट कितना है, एक अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं यूज़ होगा, जो आर यूज़ हुआ है ये गड़बड़ है, बिकॉज एक अमाउंट बताया, यहाँ पे आर गड़बड़ हो गया, आर नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, वॉन्ट्स लगा यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वॉज गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रेजेंट में बात होगी और सिंगुलर में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दी होती है, जैसे 1000 रुपीज़, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यानी कि एक पैसे का अमाउंट बताया जा रहा है जो उसको चाहिए, तो उसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, तो इसमें इज लग जाएगा। अगला देखो 628, आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। ठीक है, आई हैव नेवर बीन हियरिंग, मैं जब से वो अमेरिका उसने छोड़ा है, तब से मैंने उसके बारे में नहीं सुना है। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया आई हैव नेवर बीन हियरिंग, मतलब मैं सुन नहीं रही हूँ या सुन नहीं रहा हूँ, ऐसी बात यहाँ पे होने लगेगी। जब से उसने अमेरिका छोड़ा तब से मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं सुनी, यहाँ पे कहना ये है, तो हियरिंग यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। सो आई हैव नेवर हियर्ड एनीथिंग या आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट अमेरिका, ये बात यहाँ पे एकदम सही हो जाएगी। हियरिंग में कंटिन्यूएशन दिखाने लगेगा जो इस सेंटेंस को डिस्टॉर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 628 का क्या कर देंगे हम, हैव नेवर हर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं 629, द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज़ नॉट कन्वीनियंट। अच्छा ठीक है, जो कैमरा मैं अभी लेके आया हूँ वो कन्वीनियंट नहीं है। देखो यहाँ पे कन्वीनियंट जो होता है बेटा ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। कन्वीनियंट कोई चीज़ नहीं होती है तो नॉट कन्वीनियंट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकन्वीनियंट। लेकिन यहाँ पे नॉट कन्वीनियंट लिखा है, मतलब इसका कुछ अच्छा सा हम यूज़ करते हैं। नॉट कन्वीनियंट लिखा है तो इसके लिए हमको नॉट कन्वीनियंट की जगह जो सही शब्द होता है वो लगाना चाहिए। तो इनकन्वीनियंट तो यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ आसान सा लगाते हैं जो नॉट कन्वीनियंट को रिप्लेस करे, बिकॉज नॉट कन्वीनियंट थोड़ा गड़बड़ शब्द है ना। तो नॉट कन्वीनियंट की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इज़ नॉट ईजी टू यूज़। यहाँ पे कन्वीनियंट जो शब्द है इसकी जगह रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, ईजी टू यूज़। तो यहाँ पे नॉट जो है ये अंडरलाइंड नहीं है, यहाँ पे नॉट अंडरलाइंड नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइंड पोर्शन सिर्फ है कन्वीनियंट। तो आ जाएगा द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज़ नॉट ईजी टू यूज़। समझ में आ रहा है? तो ईजी टू यूज़ लगाएंगे, और इस ईजी टू यूज़ पॉजिटिव सेंस में भी लगा सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी लगा सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट नेगेटिव सेंस में इनकन्वीनियंट होता है, तो इसलिए कन्वीनियंट यहाँ पे गलत है। ईजी टू यूज़ पॉजिटिव होगा तो सिर्फ ईजी टू यूज़ रहेगा, नेगेटिव होगा तो नॉट ईजी टू यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलो 630 देखो, यू आर अ मैकेनिक, आर एंड यू, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी है? देखो क्वेश्चन टैग का सवाल है, बहुत आसान होता है, बात कर चुके हैं कई बार हम। इसमें कैसे सही होता है, देखो दोनों में से एक पार्ट नेगेटिव होता है, ये बात मालूम है आपको, दोनों में से एक पार्ट नेगेटिव होगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब दोनों साइड में सेम रहेंगी। तो यहाँ पे लिखा है आर, तो राइट साइड में क्या हो जाना चाहिए बेटा, आर, ठीक है, आर हो जाना चाहिए। इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाना चाहिए, नॉट हो जाना चाहिए, आर नॉट। इधर यू के बारे में बात हो रही तो इधर भी यू हो जाना चाहिए, तो आर नॉट यू, ऐसा ही होना चाहिए। तो आर नॉट यू यहाँ लिखा है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं 631, सिंसियर वर्कर्स डू नॉट रेस्ट टिल दे हैव रीच्ड द परफेक्शन इन देयर वर्क। बढ़िया बात है, जो सिंसियर लोग होते हैं वो जब तक परफेक्शन पे नहीं पहुंच जाते, परफेक्शन नहीं अचीव कर लेते हैं, तब तक वो
रेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो, सिंस दे हैव रीच्ड, रीच का मतलब होता है यार कहीं पे आप चल रहे हो किसी जर्नी पे, आप उस पे पहुंच जाओ। लेकिन परफेक्शन क्या होता है, एक स्टेज होती है जो आपको एक्वायर करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? एक्वायर का मतलब है अटेन करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब आप अचीव कर पाओगे। क्या चीज़? परफेक्शन। ठीक है, ये कोई सड़क नहीं है जहाँ पे आप चले तो आप वहाँ पहुँच गए, इसलिए रीच्ड यहाँ पे सही यूज़ नहीं है। क्लियर है? तो इसका सही यूज़ देखो, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें भी रीच्ड था। दे हैड अचीव्ड, दे हैव अचीव्ड लिखा है। सिंसियर वर्कर्स डू नॉट रेस्ट टिल दे हैड अचीव्ड होगा या दे हैव अचीव्ड होगा? इस चीज़ का जल्दी से आंसर दे के बताओ। सिंसियर वर्कर्स डू नॉट रेस्ट टिल दे हैव अचीव्ड टिल दे हैव अचीव्ड परफेक्शन इन देयर वर्क। हैव क्यों लग रहा है यहाँ पे, हैड क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि डू नॉट रेस्ट ये प्रेजेंट में लिया गया है। प्रेजेंट में लिया है तो हम यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट वाली चीज़ लगाएंगे। हैड लगाते तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, इसलिए हैड नहीं लेंगे। थर्ड भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि रीच्ड वाली चीज़ नहीं लेनी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो 632 देखते हैं। द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगिनिंग मोर देन 50 ईयर्स अगो। जो एक इंटरेस्टिंग कहानी थी उसकी बिगिनिंग कब हुई? 40 साल पहले, नहीं 50 साल पहले। ठीक है, द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगिनिंग मोर देन 50 ईयर्स अगो। 50 साल पहले उसकी शुरुआत हो चुकी थी। जब भी कुछ 40 जैसा आता है दिमाग में तो मेरे दिमाग में वो वाला डायलॉग ज़रूर याद आ जाता है जो उस मूवी में था, फिर हेरा फेरी में। आपको याद होगा वो जो तोतला सेठ थे उनका डायलॉग तालित लाद दे, वो कहीं ना कहीं ज़रूर दिमाग में आ जाता है। तो 50 को मेरे को दिमाग में 40 बार बार इसलिए याद आ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वही वाला सीन दिमाग में रिपीट होने लगा, तालित लाट उन तोतला सेठ वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, इस क्वेश्चन में द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगनिंग, अभी इसमें क्या सही होना चाहिए 30 सेकेंड में? देखिए यहाँ पे द इंटरेस्टिंग टेल, देखो यहाँ पे जब बात हो रही है ना क्लियर पास्ट की, यहाँ पे बात हो रही है क्लियर पास्ट। क्लियर पास्ट कैसे समझेंगे यार? देखो 40 यहाँ पे 50 साल पहले की बात हो रही है तो हमें पता चल रहा है एग्जैक्टली 50 साल पहले की बात हो रही है। जैसे मान लो मैं बोलूँ यस्टरडे, यानी कि मुझे मालूम है क्लियरली कल की बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही 50 साल पहले, क्लियर 50 साल पहले की बात हो रही है, तो इसलिए हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रेफर करते हैं। जब भी क्लियर पास्ट की बात होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगिनिंग गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैड इट्स बिगिनिंग जो हैड लगा है ये क्लियर पास्ट को नहीं बता पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द इंटरेस्टिंग टेल बिगैन मोर देन 50 ईयर्स अगो। बिगिन, बिगैन, बिगन होता है तो बिगैन हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको हम प्रेफर कर देंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिलहाल इतने क्वेश्चंस ही, और फिर मिलेंगे कल इसी तरह से। तब तक इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस बताए हैं मैंने, जो क्लोज चीज़ें बताई हैं, उनको आप याद करते रहना, उनको रिवाइज करना और अपने पास नोट ज़रूर बनाते चलो कि कौन से ऑप्शंस को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ताकि आगे वाले सवालों में जैसे आंसर्स आप देते चाह रहे हो उसी तरह से और एफिशिएंटली आंसर्स दो और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सही हो पाएँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ एक काम आपको करना है मेरा, दैट इज़ टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर बहुत कुछ फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे वीडियो शेयर करिए, बिकॉज कभी कभी ये ऑड लगने लगता है, बट अपने फ्रेंड से आप ज़रूर वीडियो शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। चलिए, थैंक यू।